मिडिल ईस्ट से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। सीज फायर के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार किया और ये युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत। दूसरी तरफ है ईरान, जो पिछले कई दशकों से पश्चिमी देशों की नीतियों को खुली चुनौती देता आया है। कभी मिसाइल हमले, कभी आर्थिक प्रतिबंध, कभी प्रॉक्सी वॉर और कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ता तनाव। हर कुछ महीनों में दुनिया को ये डर सताने लगता है कि कहीं ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न बन जाए। लेकिन क्या ये दुश्मनी अचानक शुरू हुई है? क्या ये दुश्मनी 2-5 सालों की देन है? क्या इसकी जड़ सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है? सच ये है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत किसी मिसाइल या परमाणु बम से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी सत्ता, तेल और विदेशी दखल की राजनीति से। ये कहानी हमें करीब 70 साल पीछे ले जाती है, जब ईरान और अमेरिका दोनों देश दुश्मन नहीं थे बल्कि करीबी सहयोगी हुआ करते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो करीबी सहयोगी ऐसे कट्टर दुश्मन बन गए कि आज उनकी दुश्मनी की आग में पूरी दुनिया जल रही है? खासकर भारत के लिहाज से देखें तो मिडिल ईस्ट के लाखों भारतीय हर रोज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 3 भागों में हम इस युद्ध की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पहला भाग, दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। उस दौर में ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देशों में गिना जाता था। पश्चिमी देशों की नजरें उसके विशाल तेल भंडार पर थी, लेकिन ईरान के लोगों के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। जब तेल उनका है तो सबसे ज्यादा फायदा विदेशी कंपनियों को क्यों मिल रहा है? यही सवाल आगे चलकर पूरे देश में राजनीतिक आंदोलन का कारण बना और फिर इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया जिसने आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। साल 1951 में मोहम्मद मोसद्देक ईरान के प्रधानमंत्री बने। वे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता थे और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने सत्ता संभालते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को परेशान कर दिया। मोसद्देक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब तक ब्रिटिश कंपनियां ईरान के तेल से भारी मुनाफा कमा रही थी, लेकिन इस फैसले के बाद उनकी आर्थिक ताकत को सीधी चुनौती मिल गई। ब्रिटेन ने पहले आर्थिक दबाव बनाया, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने अमेरिका से मदद मांगी। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी। अमेरिका को हर उस देश से डर था जहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि कहीं सोवियत संघ वहां अपना प्रभाव ना बढ़ा ले। और यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त ऑपरेशन जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक गुप्त योजना तैयार की। इस योजना का उद्देश्य था प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक की सरकार को गिराना। इस ऑपरेशन को बाद में दुनिया ने ऑपरेशन एजैक्स के नाम से जाना। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करवाए गए, मीडिया के जरिए माहौल बदला गया, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित किया गया और आखिरकार सेना की मदद से मोसद्देक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापस बिठाया गया। अमेरिका के लिए ये एक रणनीतिक जीत थी, लेकिन ईरान के लाखों लोगों के लिए ये उनकी लोकतांत्रिक इच्छा पर सीधा हमला था। यहीं से ईरान की जनता के दिल में अमेरिका के प्रति अविश्वास की नींव पड़ गई। शाह का शासन आधुनिकता और विकास की बात तो करता था, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक विरोधियों पर कड़ा दमन भी बढ़ाता गया। गुप्त पुलिस सावाक पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगने लगे। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, विरोध की आवाजों को दबाया गया और जनता के भीतर असंतोष धीरे धीरे उबलने लगा। अमेरिका लगातार शाह का समर्थन करता रहा, क्योंकि उसके लिए ईरान मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। लेकिन यही समर्थन आगे चलकर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने वाला था। जनता का गुस्सा अब सिर्फ शाह के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस ताकत के खिलाफ भी था जिसने शाह को सत्ता में बनाए रखा था। 1970 के दशक के आखिर तक हालात विस्फोटक हो चुके थे। मस्जिदों, विश्वविद्यालयों और सड़कों पर विरोध तेज होने लगे थे। निर्वासन में रह रहे एक धार्मिक नेता का नाम तेजी से लोगों की जुबान पर आने लगा था। वो नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह
खुमैनी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही व्यक्ति आने वाले कुछ महीनों में न सिर्फ ईरान की राजनीति बदल देगा, बल्कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल देगा। यहीं से शुरू होती है ईरान की इस्लामिक क्रांति की कहानी, और यहीं से आपको अब भाग 2 में ले चलते हैं। इस्लामिक क्रांति से परमाणु संकट। साल 1979 यही वो साल था जिसने न सिर्फ ईरान की राजनीति बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति को भी एक नई दिशा दे दी। महीनों तक चले जन आंदोलन के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश छोड़कर भाग गए। कुछ ही दिनों बाद निर्वासन में रहने लगे और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान की सत्ता दे दी गई। उनकी वापसी हुई। लाखों लोग सड़कों पर उनका स्वागत करने उमड़ पड़े। यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नए ईरान का जन्म था। कुछ ही महीनों में राजशाही खत्म हो गई और ईरान आधिकारिक रूप से एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन क्रांति के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अमेरिका का क्या होगा। आखिर वो देश जिसने दशकों तक शाह का समर्थन किया था, क्या नए ईरान को स्वीकार करेगा? दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास अब खुली दुश्मनी में बदलने वाला था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह तोड़ दिया। नवंबर 1979 में सैकड़ों ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। उनका आरोप था कि अमेरिका शाह को शरण देकर फिर से सत्ता में लाने की साजिश कर रहा है। दूतावास के 52 अमेरिकी कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। ये बंधक संकट पूरे 444 दिनों तक चला। दुनिया हर दिन इस खबर पर नजर रखे हुई थी। अमेरिका के लिए ये राष्ट्रीय अपमान था, जबकि ईरान में इसे विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ जीत के रूप में देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक गुप्त सैन्य अभियान चलाया, लेकिन रेगिस्तान में तकनीकी खराबी और दुर्घटनाओं के कारण ये मिशन पूरी तरह असफल हो गया। कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा। इसी घटना के बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जो समय के साथ और सख्त होते चले गए। 1980 का दशक दोनों देशों के लिए और भी उथल-पुथल भरा साबित हुआ। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। शुरू हुआ 8 साल लंबा ईरान-इराक युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अमेरिका ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने इराक को खुफिया जानकारी, आर्थिक सहायता और कई तरह का अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। ईरान के लोगों को यह साफ संदेश मिला कि अमेरिका अब उनका विरोधी बन चुका है। युद्ध के दौरान एक दर्दनाक और घटना घटी। साल 1988 में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत USS विंसेंस ने गलती से ईरान एयर की फ्लाइट 655 को मिसाइल से मार गिराया। विमान में सवार सभी 290 लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। अमेरिका ने इसे मानवीय भूल बताया, लेकिन ईरान ने इसे कभी स्वीकार नहीं। ये घटना आज भी दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास का प्रतीक मानी जाती है। 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट चुका था, लेकिन अमेरिका और ईरान की दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी। इसके उलट अमेरिका ने ईरान पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने, हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को मदद देने तथा मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। जवाब में ईरान का कहना था कि वो अपने सहयोगियों का समर्थन कर रहा है और असली अस्थिरता अमेरिका की नीतियों से पैदा हो रही है। फिर आया साल 2002, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर ईरान की ओर खींच लिया। खुलासा हुआ कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु सुविधाएं विकसित कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु ऊर्जा के नाम पर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि ईरान लगातार कहता रहता था कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। तेल निर्यात, बैंकिंग व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत भारी असर पड़ा। ईरानी अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई, लेकिन इसके बावजूद तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं किया। 2013 में जब हसन रूहानी राष्ट्रपति बने, तब पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत की उम्मीद जगी। कई दौर की कठिन वार्ताओं के बाद 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे दुनिया ने ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जाना। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई सीमाएं स्वीकार की और बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। उस समय ऐसा लगा कि शायद 35 साल पुरानी दुश्मनी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी।
2018 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। उनका आरोप था कि ये डील अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं करती और ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक सकती। समझौते से बाहर निकलते ही अमेरिका ने ईरान पर पहले से भी अधिक कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद हालात फिर तेजी से बिगड़ने लगे। ईरान ने भी परमाणु समझौते की कई शर्तों का पालन करना बंद कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट अभी बाकी था। साल 2020 में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब शायद खुला युद्ध शुरू होने वाला है। भाग 3, सुलेमानी की मौत से आज तक क्या कभी खत्म होगी ये दुश्मनी? जनवरी 2020 दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी कि मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद एयरपोर्ट से बाहर ड्रोन स्ट्राइक कर ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों में से एक जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। अमेरिका का दावा था कि सुलेमानी अमेरिकी सैनिकों को और उनके हितों पर हमलों की योजना बना रहे हैं। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान पर सीधा हमला बताया। सुलेमानी की मौत के बाद लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ईरान ने कुछ ही दिनों बाद इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कई सैनिक घायल हुए, लेकिन दोनों देशों ने पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश की। दुनिया ने राहत की सांस भी ली, लेकिन ये साफ हो गया कि अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास की कोई गुंजाइश अब लगभग खत्म हो चुकी है। इसी दौरान ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पहले से कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। यूरेनियम संवर्धन का स्तर बढ़ाया गया, नई सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाई गईं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग भी सीमित होने लगा। पश्चिमी देशों ने बार बार चेतावनी दी कि अगर यही रफ्तार रही तो ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम के बेहद करीब पहुंच सकता है। दूसरी ओर ईरान लगातार यही कहता रहा कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 2021 में अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, उम्मीद जगी कि शायद परमाणु समझौता फिर से बहाल हो जाएगा। वियना में कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन प्रतिबंध हटाने, निरीक्षण व्यवस्था और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। बातचीत लंबी चली, लेकिन नतीजा शून्य रहा। फिर आया 7 अक्टूबर 2023। हमास के इजराइल पर हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलसने लगा। अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में उतर आया, जबकि ईरान ने फिलिस्तीनी समूहों और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के समर्थन को जारी रखा। इसके बाद लाल सागर, सीरिया, इराक और लेबनान में अमेरिका समर्थित और ईरान समर्थित समूहों के बीच लगातार हमले होने लगे। क्षेत्रीय तनाव अब वैश्विक चिंता बन चुका था। अप्रैल 2024 में इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे अपने जमीन से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर चुनिंदा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन उसने इजराइल की हवाई सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका और ईरान अब प्रत्यक्ष टकराव से केवल एक कदम दूर खड़े हैं। इसके बाद 2025 और 2026 में भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां, प्रॉक्सी संगठनों की भूमिका और पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति लगातार दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करती रही। समय समय पर बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि कोई स्थायी समाधान अभी तक सामने नहीं आ सका। आज स्थिति ये है कि अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच एक शैडो वॉर और परोक्ष संघर्ष भी लगातार जारी है। कभी साइबर हमले, कभी आर्थिक प्रतिबंध, कभी समुद्री टकराव, कभी प्रॉक्सी संगठनों के जरिए दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई घटना पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि यदि ये संघर्ष जंग में और वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाता है तो उसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। आपको पता ही है, अभी उम्मीद की जा रही थी कि फरवरी के अंत में जो शुरू हुआ जंग है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का, ये जंग शायद अब रुक जाएगा। सीज फायर की खबरें आई, स्विट्जरलैंड गए दोनों देश, बातचीत की टेबल पर बैठे, पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? बातचीत नहीं हो पाई, पूर्ण नहीं हो पाई। और फिर खबर आ रही है कि अमेरिका ने पहले ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने पलटवार कर। कुल मिलाकर करीब 7 दशक पहले शुरू हुई अमेरिका और ईरान की ये कहानी सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है। ये सत्ता, संसाधनों
विचारधारा, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक राजनीति की ऐसी जटिल कहानी है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। 1953 के तख्ता पलट से लेकर 1979 की इस्लामिक क्रांति, बंधक संकट, आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु विवाद, कासिम सुलेमानी की मौत और आज तक जारी तनाव, हर घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा ही किया है। दुनिया बार बार ये उम्मीद करती रहती है कि बातचीत के जरिए कोई स्थायी समाधान निकलेगा, लेकिन जब तक सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक हितों पर साझा सहमति नहीं बनती, तब तक ये संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होगा और ये होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और ईरान का रिश्ता आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वर्षों में कूटनीति इस दुश्मनी पर जीत हासिल करेगी या फिर इतिहास एक बार फिर किसी नए और बड़े टकराव का गवाह बनेगा। इसका जवाब तो आने वाले समय ही देगा, लेकिन अभी विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है और संकट के बीच में है अमेरिका, ईरान और इजराइल, इनके बीच जारी जंग और मिडिल ईस्ट में फंसे और रह रहे लाखों भारतीय। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.